हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अपना जो यूपीएससी मेंस 2025 है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। और कल हम लोगों ने क्या किया था। कल हम लोगों ने एसए का पेपर को डिस्कस किया था और आज हम लोगों का क्या है, जो जीएस फर्स्ट हो चुका है। तो जीएस फर्स्ट मेरे पास आ चुका है और इसको मैंने क्या किया, टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया है। जिसको चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए आज के पेपर हम लोग कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और फास्ट में डिस्कस करते हुए चलेंगे और फास्ट बाद में बात करेंगे कि आखिर मतलब कि जीएस पेपर फर्स्ट कैसा रहा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट में क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा आया और जो पहला क्वेश्चन किससे है, हिस्ट्री से आया है। तो आप जान रहे होंगे क्या मतलब कि प्राचीन कालीन भारत एक तरीके से है। इसे कला एवं संस्कृति से भी जोड़ सकते हैं। तो पहला क्या हमारा है, हड़प्पा कालीन वास्तुकला की विशेषता के पहलू के बारे में आप पे क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो आप जान रहे होंगे अगर अगर आप लोगों को क्या इसके बारे में, तो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते होंगे और जेई मेंस में भी आ गया। तो इसके बारे में अगर आप मिनिमम 10 पॉइंट और मतलब कि पहले क्या कर देते हैं आप, एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद में अगर 10 पॉइंट दे देते हैं, उसके बाद में लास्ट में क्या कर देते हैं, एक छोटा सा मतलब कि कंक्लूजन दे देता है। तो आराम से ये इसका आंसर हो जाता। तो जैसे कि अगर इस पे बात करें तो आप क्या लिख सकते थे इसमें छोटा छोटा। तो जैसे कि अगर आपने पहले से तो इंट्रो दे दिया, उसके बाद में क्या, जैसे कि इसमें नगर नियोजन में बता सकते थे, वास्तुकला के बारे में बता सकते थे कि जैसे कि इसमें नगर नियोजन था, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, या फिर स्वच्छता उच्च स्तर की थी, जल निकासी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी यानी पक्की नालियाँ थीं, केंद्रीकृत प्राधिकरण था, या फिर आवास में मतलब कि अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई ईंटों के इस्तेमाल होता था, या फिर एक तरीके से मतलब कि कह सकते थे कि बृहद स्नानघर वगैरह मिले हैं, अन्नागार मिले हुए हैं, या फिर सार्वजनिक भवन भी मिला है, जैसे कि नगर सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती थी। और इसी के साथ मतलब कि जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे क्या होता था, मतलब कि इधर एक ऊंची मतलब कि इमारत होती थी और इधर क्या होते थे, सामान्य जन लोग रहते थे। इसका मतलब इसे क्या कहते थे, मतलब कि सामान्य जनों के लिए रहने वाली व्यवस्था, इसे मतलब कि निचला नगर होता था और ये ऊंचा होता था, इसे क्या कहते हैं, टीला नगर भी कहते थे। तो यहाँ पे क्या समृद्ध लोग रहते थे। तो अगर आप इतनी सी भी बात अगर बता देते तो आराम से आपका क्या जो मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसको आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते थे। और अगला हम लोग का आता है कौन सा, अकबर के बारे में पूछा है। तो आप जान होंगे कि अकबर क्या था, एक धार्मिक राजा था, यानी कि धार्मिक सहिष्णु राजा था और धर्म समन्वय की बात करता था। तब पूछ लिया गया अकबर की धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो ये भी एक तरीके से मेरा क्या हो जाता है, हमारा हम लोगों का जो आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि मिडाइवल इंडिया से, क्योंकि जीएस के जो पेपर फर्स्ट है उसमें मिडाइवल इंडिया हमारे जो जीएस में नहीं है, बल्कि क्या है, कला एवं संस्कृति है और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो अकबर आएगा नहीं, तो यानी कि कला एवं संस्कृति से ही आ गया है। तो इसका मतलब अकबर की अगर धार्मिक समन्वयता के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमारा अकबर एक मतलब कि धार्मिक राजा था, धार्मिक सहिष्णु राजा था। इसने अकबर ने एक संस्था की स्थापना भी की थी, जिसका आप जानते होंगे नाम क्या था, दीन ए इलाही था। उसका मुख्य कार्य क्या था, विभिन्न धर्म के लोगों के बीच क्या करना, आपस में चर्चा एवं संवाद करना। तो ये क्या एक मतलब कि लक्षण था, एक धार्मिक राजा ही कर सकता था, धर्म सहिष्णु राजा ही कर सकता था। दूसरा अकबर ने क्या किया था, मान लिया कि दीन ए इलाही, और वो ही गया मतलब कि दूसरा इबादत खाना के निर्माण कराया था। या फिर क्या कहता है, हिंदू और मतलब कि मुस्लिम जो थे उनके विवाह का भी मतलब कि एक तरीके से समर्थक था। और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी मतलब कि अच्छा खासा अम, व्यवस्था होती रहती थी। तो इसी प्रकार से आप लास्ट में कंक्लूजन के रूप में बता सकते थे कि अकबर एक धार्मिक सहिष्णु राजा था, उदारवादी विचारों से मतलब कि प्रेरित था, साथ ही जो कि राजनीति के लिए आवश्यक होता है, उस मतलब कि विभिन्न धर्मों का क्या करता था, सम्मान भी करता था। तो इस प्रकार से आप नॉर्मली छोटा सा अगर मतलब कि 4 से 5 पॉइंट देने के बाद में उसी के हिसाब से 4-5 पॉइंट अपने आप से भी लिख सकते थे। तो आराम से आप फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को हल कर सकते थे इस प्रकार से। अभी आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 3, और जो कि आप जानते होंगे आर्ट एंड कल्चर से ये भी हमारा है। इसमें क्या पूछ लिया, मूर्तिकारों ने क्या चंदेल कला के रूपों के जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया है, स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते होंगे चंदेल शासक किसके लिए प्रसिद्ध है। कंदरिया का जो महादेव मंदिर है वो भी किसने बनाया है, चंदेल शासकों ने ही बनाया। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसका कौन सा मंदिर है, जो कि है हमारा क्या, खजुराहो के मंदिर। जो कि जानते होंगे आप कामुकता के बारे में, मतलब कि जो सेक्सुअल मूर्तियाँ हैं वो किसमें हैं, चंदेल शासकों की। जो कि और अगर आगे बताना हो, जैसे कि हम बता सकते हैं लास्ट में क्या, कि फाइनली बता सकते हैं आप अलंकृत मंदिर थे, या फिर जो मतलब कि मैंने बताया कि कामुकता से संबंधित मूर्तियाँ थी। सजीवता मूर्तियों में क्या दिखती थी, सजीवता दिखती थी। प्रकृति के बारे में था, धर्म के बारे में था, या आध्यात्मिक पहलू था। तो ये सब सारा का सारा क्या था, हमारा चंदेल शासन के काल में जो मूर्ति कार्य बनते थे, मतलब कि जो सारी की सारी मूर्तियों में ये सब सारे के सारे लक्षण विद्यमान थे। उसी के बाद में आप बता सकते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण आपको कौन कौन से बताए उदाहरण, इन उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे कौन सा, कंदरिया का महादेव मंदिर हो गया, या फिर हमारा जो खजुराहो का मंदिर हो गया। तीसरा आप क्या, लक्ष्मण मंदिर भी क्या हमारा है, चंदेल शासकों के द्वारा ही बनाया गया था। तो इन अगर 3 से 4 मंदिरों को आप उदाहरण के रूप में कर लेते हैं, और साथ साथ जितनी हम लोगों ने भी विशेषता बताई वो विशेषता बता देते हैं, तो आराम से हो जाता। और अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा देख रहा हूँ,
यानी कि ज्योग्राफी से आ गया, जिसमें क्या है जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि से कई द्वीपों के अस्तित्व को कैसे खतरा है, ये बारे में बात की है। तो आप जानते होंगे जलवायु परिवर्तन से तो क्या हर साल आता ही क्वेश्चन है, और समुद्री स्तर के बढ़ने से संबंधित भी लगभग कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि ये भी एक तरीके से आप इसको नॉर्मली आराम से कर सकते थे। बस आपको क्या है थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि क्या आप पता होगा कि हर साल क्या है लगभग 0.1 से ले मतलब कि 0.5 से लेकर के 1 मिलीमीटर क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर तक, 0.5 से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक की अगर क्या कहते हैं कि जल स्तर बढ़ता है तो मतलब कि समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो मतलब कि बहुत जल्दी ही डूबने लगता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि अगर समुद्री जल स्तर में अगर वृद्धि होगी तो आसपास के जो मतलब कि नगरीय द्वीप हैं या जो कि तटीय द्वीप हैं वो मतलब कि डूबेंगे, या फिर उनके जो जलमग्न होने से उनके प्रकृति को खतरा होगा, या फिर जो भी जलवायु परिवर्तन से होता है जैसे कि मीठा पानी है वो भी प्रदूषित होगा, वनस्पति को खतरा होगा, जीव जंतु होंगे उनको भी नुकसान होगा। तटीय कटाव से जानते होंगे 90 मतलब कि विश्व का व्यापार होता है वो भी बाधित हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था या फिर समाज है उस पर प्रभाव पड़ेगा, विस्थापन होगा तो विस्थापन से भी कई देशों का जन वो संसाधन होगा उस पर मतलब कि प्रकृति मतलब कि दबाव पड़ेगा प्रकृति पर। तो इस प्रकार से हम मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते थे, और इसको हम लोग क्या करना है अभी थोड़ा सा डिस्कस ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस आगे देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या था। तो पाँचवा क्वेश्चन था गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों क्या है, मतलब कि गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या आप जानते होंगे। तो गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया क्या कोई कच्चा बीज निर्माण हो गया, या फिर मतलब कि कहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, या फिर जैसे कि कोई पर्यटन हो गया, या फिर जैसे कि मिनिमम जैसे कि ऐसे कोई प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि जो कि कृषि से संबंधित नहीं है तो वो क्या हो जाती है, गैर कृषि हो जाती है। ये गतिविधियाँ भारत के भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित हैं, उपयुक्त चर्चा करनी है। तो इसके ऊपर भी आप चर्चा कर सकते थे आराम से। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की संक्षेप में चर्चा करनी है। तो यानी कि भारत में आप जानते होंगे भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अभी क्या है तीसरे स्थान पे आ चुका है, और लगभग 119 गीगावाट क्या कर रहा है जो सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। और साथ ही साथ क्या मतलब कि भारत का लक्ष्य था कि 100 मतलब कि 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना था सौर ऊर्जा से, जो कि भारत ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो शायद इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। तो इसके संदर्भ में आप बता भी सकते थे मतलब कि अगर 2 से 3 पॉइंट अगर आपको बताने होते हैं तो जैसे आप बता सकते थे क्या राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है और पीएम सूर्य घर योजना जो कोई एक बहुत ही सफल योजना रही है। और अगला क्या कर सकते थे आप, सोलर पार्क योजना है एक मतलब कि भारत सरकार की, इसके बारे में भी बता सकते थे। तो इस प्रकार से मतलब कि आप 3 से 4 मतलब की योजनाओं के बारे में बता देते हैं, और साथ साथ क्या सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी बता सकते थे। जैसे कि इंडियन सोलर अलायंस जो है भारत में है कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे, गुरुग्राम है, यानी कि गुड़गांव, इसे गुरुग्राम भी कहते हैं। तो जो कि हरियाणा में है, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते थे। इस प्रकार से मतलब कि आप नॉर्मली बता सकते थे। अगला देख रहे होंगे जेवी ज्योग्राफी से ही आ गया, इसमें पूछा है सुनामी क्या है और कैसे बनती है, इसके परिणामों के क्या है और उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप जीएस में पढ़ते ही हैं पढ़ते हैं, मतलब कि सभी को ही पता होता है एक तरीके से। आप जानते होंगे सुनामी क्या होती है, अगर समुद्र के जल स्तर के नीचे कभी भूकंप आता है तो सुनामी आ जाती है। या फिर क्या हो जाए कहीं भूकंप के साथ साथ मतलब जैसे कि कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, क्या कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर हो जाए, समुद्र के नीचे आ जाए तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, सुनामी आ जाती है। या कहीं बड़ा भूस्खलन है तो भी सुनामी बन जाती है। इसी प्रकार से आप नॉर्मली बता सकते थे। और कहाँ कहाँ बनती है, तो जैसे कि हमारा हिंद महासागर इसमें भी सुनामी आई थी, कब आई थी, 2004 में आई थी। जापान में 2011 में आई थी। इस प्रकार से आप नॉर्मली 2 से 3 उदाहरण के साथ में इसको चर्चा कर सकते थे। तो इस प्रकार से हम सुनामी के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते थे। और उसके बाद में हमारा कौन सा क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे प्रभावित करता है। तो यानी कि भारत में स्मार्ट शहर और गरीबी न्याय, तो आप जानते हो कि गरीबी के बारे में बताना, शहरी गरीबी और स्मार्ट शहर। शहरी गरीबी क्या है, एक तरीके से मतलब जो ग्रामीण व्यक्ति जो मतलब कि शहर में पलायन होता है, यानी कि एक तरीके से ग्रामीण पलायन ही शहर में जा करके क्या बन जाता है, एक तरीके से मजदूरी ही वो करता है, तो मजदूरी करता है तो यानी कि गरीबी ही होता है। लेकिन 90% में तो यही होता है, बाकी 10% या 1% तो अलग बात है वो। बाकी क्या होता है मतलब कि जो गाँव का गरीब व्यक्ति जाता है वही शहर में पहुँच जाता है। तो जैसे कि क्या हो जाता है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इस मुद्दे पे कौन कौन से मतलब कि मुद्दे हैं, जैसे कि हमारा क्या है बेहतर बुनियादी ढांचा नहीं होना, या फिर क्या हमारा आर्थिक अवसर की कमी होना, या फिर सेवाओं में मतलब सुधार हो, इसीलिए मतलब कि क्या करता है गरीब आदमी गाँव से शहरों में चला जाता है। इसीलिए इसी के बारे में आप मतलब कि डिटेल में थोड़ा सा बता सकते थे। और इसका समाधान अगर पूछ ले तो समाधान नॉर्मली बता सकते थे कि गरीबों के लिए क्या हो, सुलभ व्यवस्थाएँ हों, शिक्षा स्वास्थ्य सब इसके लिए गाँव में ही हो।
वितरण न्याय होना चाहिए। बस वितरण न्याय का मतलब है कि मतलब कि समानता हो एक तरीके से हो। तो यही सब बताना था। और अगला क्या बोला है, भारत में सिविल सेवा का लोकाचार यानी कि लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना का संयोजन प्रतीक स्पष्ट कीजिए। तो यानी कि भारत में सिविल सेवा है उसके लोकाचार और राष्ट्रवादी चेतना के क्या लिखा, संयोजन का प्रतीक है, इस पर स्पष्ट करना। तो इसके बारे में भी आप नॉर्मली अगर बताना चाहें तो सिविल सेवा के बारे में अगर आपने जानते होंगे सिविल सेवा सुधार के बारे में तो अच्छा खासा पढ़ा ही होगा अगर आपने मेंस दिया ही है। और लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन के बारे में, यानी कि क्या है, लोकाचार जो व्यावसायिकता है और राष्ट्रवादी चेतना है इसके संयोजन के ऊपर बताना है। तो अगर मेन रूप से अगर आपको बताया जाए तो नॉर्मली तो वैसे तो क्या होता है इसका मतलब कि कुछ समितियाँ हैं उनके बारे में आप चर्चा कर सकते थे। और साथ ही साथ मतलब क्या कर सकते थे, जैसे कि सिविल सेवा है उसके नैतिक मूल्य क्या क्या होने चाहिए। इसमें क्या, जैसे कि संविधानवाद और राष्ट्रवाद होना चाहिए। साथ ही साथ के जैसे पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, निष्पक्षता है, या फिर नीति निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्या है, योजनाओं को लगाना मतलब लागू कराना होता है, या सेवा के वितरण न्याय के बारे में बात करनी है, या फिर कानून और नीतियों को लागू करना, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया। और उसके बाद में क्या हमारे जैसे कि इसमें कुछ कमियां हैं, अगर कमियों के बारे में बताना हो, जैसे कि व्यावसायिकता में कमी है, या फिर मतलब कि प्रदर्शनवाद है, या फिर मतलब कि जैसे कि वर्तमान में क्या रील कल्चर चल रहा है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता सकते थे। पर उसमें कुछ सुधार के बारे में जैसे कर सकते हैं कि लेटरल एंट्री हो रही है, या फिर प्रदर्शन समीक्षा, जैसे कि समीक्षा सिविल सेवा की क्या समीक्षा होनी चाहिए, फिर शिक्षण और विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नॉर्मली अगर 10-12 पॉइंट बता करके आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि ये हमारा क्या है 10 मार्कर है और इसको आप नॉर्मली ईजिली सॉल्व कर सकते थे। अगला क्या है, बस मेन चीज़ क्या होती है, आता तो सभी को है। मेन चीज़ होती है 20 क्वेश्चन को 3 घंटे में अच्छे तरीके से लिखना, और जिसका अच्छे से तरीके से लिख जाता है उसी का ही मेंस क्लियर हो जाता है। और अगला क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 1 मिनट इसको साफ कर देते हैं ताकि पढ़ने में आराम रहा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सिविल सेवा के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। 10वां क्या है, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्तावाद संस्कृति है, या इसके उत्तर में बताइए। यानी कि आपको सीधे सीधे बताना कि वैश्वीकरण जो है आक्रामक उपभोक्तावाद नहीं है, बल्कि क्या है एक तरीके से मतलब कि सुधारवादी तरीका भी हो सकता है। जैसे कि मतलब कि अगर वैश्वीकरण बढ़ता है तो वैश्वीकरण बढ़ने से क्या हो जाता है, जैसे कि नए नए अवसर मिलते हैं, या फिर महिलाओं को अधिकार मिलते हैं, नई योजनाएं मतलब कि नए क्या कहते हैं कि एक तरीके से क्या कहते हैं कि नए संस्कार आते हैं, या फिर मतलब एक तरीके से बोला है वैश्वीकरण का उपभोक्तावाद नहीं है, बल्कि उपभोक्तावाद तो उसका एक मतलब कि निगेटिव लक्षण है, पर इसके बहुत सारे पॉजिटिव लक्षण भी तो होंगे। तो वैश्वीकरण से क्या होता है, बहुत सारे वैश्वीकरण से बहुत सारे पॉजिटिव लक्षण भी होते हैं, तो वो सब बताना था आपको। अगला हमारा क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनके बारे में भी मतलब कि ये एक तरीके से अगर आपने जीएस अच्छे से तैयार है तो आप इसको जीएस फर्स्ट को आराम से ही क्लियर कर सकते हैं, मतलब कि आराम से आपका मतलब कि पकड़ में तो आ ही जाते हैं। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं तो इनके बारे में भी आप जानते होंगे, इन्होंने ही क्या गुलामगिरी वगैरह है, या शिक्षा के बारे में मतलब कि प्रथम महिला मतलब कि कॉलेज स्कूल खोला था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में इस तरीके से आप चर्चा कर सकते थे। और इसके मतलब कि इन्होंने क्या शिक्षा के प्रसार में, जैसे मैंने बताया क्या स्कूल खोले, दलितों के सुधार के बारे में बात की, स्कूल खोला, दलितों के सुधार के बारे में बात की, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की, जाति प्रथा का विरोध किया, सामाजिक न्याय के बारे में बात की, या शिक्षा के सुधार के बारे में बात की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, किसानों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बाल विवाह के विरोध किया, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की, मानवाधिकार, ये सब मतलब कि इतने अगर पॉइंट आपको आते हैं तो आप कहीं ना कहीं मतलब इन पॉइंटों को हर जगह चिपका सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब अगर चाहे गांधी जी पूछ देता तब भी आप यही पॉइंट लगा सकते थे, महात्मा ज्योतिबा फुले बोला तब भी आप यही पॉइंट लगा दिया, या फिर मान लिया इनकी जगह पर अगर कोई भी अगर दूसरा नेता के बारे में पूछ लेता तो उनके बारे में भी इस तरीके से बता देते हैं। बस मतलब कि संस्था अगर इन्होंने जो वाली स्थापना की तो इसके नाम बता दिया, गांधी जी ने अपनी अपनी स्थापना की तो उनका उनका बता देता। बस यही होता है कि एक फ्रेम होता है उसी को आप करते हैं। और 12वां हमारा क्या आता है, 12वां हमारा कौन सा है, क्या राजतंत्र, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आज़ादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की रेखांकित कीजिए। यानी कि भारत की जो आज़ादी के समय जो था ये इसमें क्या राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप पे चर्चा करनी थी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर आपको आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। अभी क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, क्योंकि हम लोग के क्या सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है एक तरीके से ओवरव्यू लेना है। और अभी क्या क्वेश्चन चलता है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति एक तरीके से विश्व इतिहास में क्या है, विश्व इतिहास में तो मतलब कि 5-6 क्रांतियाँ हैं, अगर वही पढ़ ली आपने और कभी भी अगर विश्व इतिहास में अगर क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है,
या फिर हमारी जो क्या मतलब कि समाजवाद है, या जो कि मतलब कि जो भी मतलब कि दिया है उसको आप नॉर्मली अगर कर सकते थे। और सबसे मेन बात क्या है, अगर आप जानते होंगे फ्रांस की क्रांति से क्या लिया है भारत ने, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से ही लिया है। और उसमें क्या है मतलब कि लोकतंत्र और जो गणराज्य था इसकी स्थापना कहाँ से हुई? एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति से ही स्टार्ट हुई। और वहाँ के मतलब कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसी के मतलब कि समय में आसपास में ही फ्रांस की क्रांति का स्थापना मतलब की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में क्या है, जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें एक तरीके से मतलब कि क्या 3 वर्ग थे एक तरीके से, यानी कि एक था मतलब मजदूर वर्ग, दूसरा मतलब कि एक था मजदूर वर्ग, दूसरा क्या था हमारा, यानी कि चर्च में जो था मतलब कि क्या कहते हैं कि उच्च वर्ग था। इन्हीं में मतलब एक तरीके से मतलब कि आपस में बहस हो गई थी कि एक वोट लेना चाहिए। वो बोल रहे थे नहीं मुझे 2 वोट चाहिए। इसी के हिसाब से बाद में क्या हुआ था मतलब कि समान बहुमत से फिर क्या हुआ था कि मतलब कि निर्णय हुआ, उसके बाद में फ्रांस की क्रांति इसी के ज़रिए हो गई थी। तो इस प्रकार से मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है तो आप नॉर्मली कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस नॉर्मली ओवरव्यू ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर हम लोग का जो 2025 का जीएस का पेपर फर्स्ट आया है मीन्स, वो कैसा आया है। अगला हमारा देख रहे हैं कि जो भी हमारा क्या है विश्व इतिहास से आया। पहले तो क्या है हमारा विश्व भूगोल मतलब कि विश्व इतिहास से आया, दूसरा हमारा क्या है विश्व भूगोल से आ गया। तो विश्व भूगोल में क्या आया है, विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरणों का भौगोलिक स्पष्टीकरण करना है और बेतटवर्तीय तेल भंडारों भंडारों से किस प्रकार भिन्न है। तो कुल मिला के यानी कि आपको विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के बारे में बताना है और किस प्रकार जो तटवर्ती तेल भंडारों से भिन्न है, जो अपतटीय हैं और तटवर्ती से किस प्रकार भिन्न है, ये भी बताना है। तो जैसे कि अगर आपको बताना हो, विश्व में कई तेल भंडारण हैं, जैसे कि मान लीजिए वेनेजुएला के पास में, या सऊदी अरब के पास में कुछ है, या फिर ईरान है, इराक है, ये सब क्या हमारे तेल भंडारण हैं जो कि विश्व के है प्रमुख। इसमें क्या हो जाता है मतलब कि मुख्य रूप से इन दोनों की भौगोलिक स्थिति के मतलब कि किस प्रकार से अपतटीय और तटवर्ती, इनमें मुख्य रूप से किस प्रकार की भिन्नता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं आगे, क्योंकि वो अभी 5 से 6 क्वेश्चन बचे हैं और हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया। और हम लोग को क्या अभी जीएस पेपर सेकंड भी आ रहा होगा थोड़ी देर बाद, तो उसके ऊपर भी चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में जीएसआई और आर आर एस यानी कि रिमोट सेंसिंग तकनीक के साथ एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो एक तरीके से एक योजना थी पंचायती राज की, यानी कि क्या कहते हैं कि मतलब कि एक तरीके से ग्रामीणों को क्या मतलब कि संपत्ति देना। तो उसका नाम अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, संपत्ति योजना करके नहीं था, कुछ नाम था, मुझे अभी कंफर्म नहीं था ना। तो वो मतलब कि योजना थी एक तरीके से, उसका मेन रीज़न यही, मेन काम यही था कि गाँव में जितने भी जिनके भी व्यक्ति को पास क्या मतलब कि संपत्ति कार्ड नहीं, उनको संपत्ति कार्ड देना उनका। तो वो योजना थी, यानी कि उसमें क्या रिमोट सेंसिंग और जीएसआई के बारे में आप चर्चा कर सकते थे। तो इसमें मतलब कि क्या क्या यूज़ हो सकता है, जैसे कि मतलब कि चित्र का विश्लेषण करने में है, या भूमि उपयोग का वर्गीकरण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना है, पर्यावरण की निगरानी करनी है, कृषि में एआई है, या शहरी नियोजन है, या फिर वनस्पति स्वास्थ्य निगरानी करनी है, या फिर मतलब कि भूकंप या भूस्खलन की भविष्यवाणी करनी है, या फिर वन्य जीव का मतलब कि निगरानी है। जिस तरीके से आप मतलब कि सारे के सारे पॉइंटों को आप बता सकते थे। या फिर जैसे कि मैंने बताया प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या करना, अन्वेषण करना है, जल के बारे में अगर करना है तो ये सब क्या कर सकते थे आप, मतलब कि स्थानीय और क्षेत्रीय जो योजनाएं होती हैं उसके बनाने में इन सभी जगह पे आप किसका यूज़ कर सकते थे, जीएसआई और रिमोट सेंसिंग तकनीकी का यूज़ कर सकते थे। तो इस प्रकार से हमारे 15 क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे। और 16वां हमारे क्या जाता है चर्चा करनी किस पे, कि ग्रह के महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन, यानी कि जो ग्रह हैं उनके महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिनों के आकार और मापन साइज में क्रिस्टल द्रव्यमान और टेक्टोनिक गतिविधि के कारण परिवर्तन कैसे आता है। यानी कि आपको प्लेट टेक्टोनिक और क्रिस्टल द्रव्यमान के बारे में चर्चा करनी है। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन, तो आप जानते होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक जो है उसके बारे में बताना। और महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन क्या होता है, महाद्वीपीय बेसिन क्या होता है, महासागरीय बेसिन क्या होता है। तो जैसे कि महाद्वीपीय जो बेसिन होता है आप जानते हैं कि इसमें क्या प्लेट होती है भारत में मतलब कि जो पृथ्वी पर, उसमें ही क्या उसे एक जगह पे महाद्वीपीय कह देते हैं, दूसरी जगह पे महासागरीय कहते हैं। और महासागरीय जो प्लेट होती है वो किससे बनी होती है, बेसाल्ट और बेसाल्ट की होती है। महासागरीय मतलब कि बेसाल्ट की होती है। महाद्वीपीय किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है। इस प्रकार से मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा चर्चा करके और धीरे धीरे करके मतलब कि एक तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ाते हुए आप इसको आराम से कर सकते थे। तो हालांकि ये मतलब कि 15 पॉइंट है, यानी कि आपको लगभग 2.5 पेज में इसको करना पड़ेगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बाकी, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं क्योंकि का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया अभी। क्या है, भूमि मिट्टी। अगला क्वेश्चन हमारा भूमि मिट्टी और
जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा की है। तो आप जानते होंगे कि मतलब कि गंगा नदी बेसिन वहाँ पे क्या जनसंख्या का घनत्व बहुत ही अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं सारी हैं, जैसे कि मतलब क्या हो गया, जैसे भौगोलिक कारक हो गया, या फिर हमारा जलवायु जो है मतलब कि एक तरीके से रहने योग्य है, या फिर हमारे जैसे कि आर्थिक कारण भी हो जाता है कि मतलब कि आर्थिक उत्पादन अच्छा हो जाता है वहाँ पे, या कृषि कार्य अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जनसंख्या मतलब कि जो वितरण है बहुत ही अच्छा हो जाता है वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इसकी चर्चा कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 18 क्या है? आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहा है। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी हैं पर फिर भी फास्ट फूड क्यों बढ़ रहा है? भारतीय अनुभवों से आप अपने उत्तरों को उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। देख रहे हो ये सोसाइटी का क्वेश्चन आ गया और आपको इसको अपने अनुभव के साथ बताना है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए आप जानते हो कि जैसा कि हम लोगों ने वैश्वीकरण अभी बढ़ा था, वैश्वीकरण के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लोगों में जो कि जीवन शैली में परिवर्तन होता है उनका मतलब कि बेसिक नेचर ही होता है कि एक नयापन ट्राई करना, यानी कि नया कुछ ट्राई करना, तो वो भी हो सकता है। तेज़ी से बढ़ता हुआ जीवन शैली जो कि फास्ट फूड को मतलब कि पसंद कर रही है, या बहुत ही आसानी से बन जाता है, सुविधा पहचान होती है, विविधता में मतलब कि विविधता बढ़ती है, खान पान में विविधता बढ़ेगी। या फिर हमारा क्या हो गया, जैसे कि फास्ट फूड क्या होता है मतलब कि किफ़ायती भी होता है। और वैश्विक मतलब कि वैश्वीकरण में मतलब कि एक तरीके से फास्ट फूड क्या है, एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से टेक बन गया है कि मतलब अगर आप मॉडर्न है तो फास्ट फूड आप खाते ही होंगे। तो इस प्रकार से मतलब कि हो जाता है, और बल्कि इसमें हेल्थ का नुकसान भी है, फिर भी इतना क्यों बढ़ रहा है? तो यही सब आप कारण बताते हुए आगे बढ़ सकते थे। अगला हमारा बताना है पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास। तो सतत विकास से तो लगभग पिछले 5 से 6 सालों से लगातार क्वेश्चन आ ही रहा है। भारत जैसे देशों में गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ कैसे टकराव में आ गया? यानी कि सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ कैसे टकराव आ सकता है? तो इस पर टिप्पणी पे चर्चा करनी है। एक तरीके से आपको सतत विकास पर नहीं चर्चा करनी, किस पर चर्चा करनी है? पर्यावरण संरक्षण पर जोर दे रहे हैं और सतत विकास को हासिल करना। तो जिसलिए क्या भारत के गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ टकराव आ रहा है, तो ये बताना। यानी कि आप अगर पर्यावरण को संरक्षण करेंगे और वहीं गरीबी एक तरफ गरीबी है, एक तरफ आप पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, तो यानी कि अगर आप जैसे कि आपने कह दिया कि हम कोयला नहीं जलाएंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे, हम क्या करेंगे, पराली नहीं जलाएंगे, इधर क्या होगा, गरीब है उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यही एक तरीके से आपको बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20वां है। अभी क्या है? जनजातीय विकास में धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है। यानी कि भारत में क्या है, जो जनजातीय विकास वो क्या हो रहा है, इसमें विस्थापन और पुनर्वास हो रहा है, यही मतलब कि इधर इर्द गिर्द इसी के आसपास घूम रहा है। तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मतलब कि भारत में क्या होता है, मतलब कि कहीं विकास के नाम पर, कभी पर्यावरण के नाम पर जनजातियों का विस्थापन होता ही रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मतलब खनन हो गया, या फिर मतलब कि बांध निर्माण हो गया, औद्योगिक परियोजना हो गई है, इसके कारण क्या होता है, जनजातियों का विस्थापन होता रहता है। तो उनके विस्थापन के बारे में आपको बताना है कि हमारा जो क्या बोला है, भारत में समाज जनजातीय विकास के दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द ही केंद्रित है, अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो इसमें मतलब कि अपने विचारों को बताना है। तो मतलब कि एक तरीके से विस्थापन के पहले आप कारण बता सकते थे, क्या कारण है, जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके बाद में उसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में आप बता सकते थे। उसके बाद में विस्थापन की आवश्यकताओं के बारे में भी बता सकते थे। फिर इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो उसके बाद में क्या बता सकते हैं, मतलब कि विस्थापन क्यों हो रहा है, फिर विस्थापन होने के बाद में उसका पुनर्विस्थापन क्यों हो रहा है, और आखिर इसके आसपास ही क्यों घूम रहा है। उनका कुल मिला के कल्याण पे ध्यान ना दे करके, मतलब कि एक तरीके से योजनाओं को, एक तरीके से कहने का मतलब है कि योजनाएँ तो आ रही हैं पर उनका कल्याण भी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मतलब कि आप जनजातियों के बारे में थोड़ा सा बता सकते थे और साथ ही कुछ उदाहरण भी दे सकते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फाइनली क्या 20 के 20 क्वेश्चन को हालांकि डिस्कस कर लिया। हालांकि मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कर पाए, फिर भी मतलब कि जितना हो सकता था संभव उतना मतलब कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। और 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में मतलब कि हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद में बस एक ही बात पता लगी है, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप नॉर्मली इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आपने प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से तैयार किया फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस एक ही चुनौती आती है, वो क्या है, 20 घंटे मतलब कि 20 क्वेश्चन को 3 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। अगर जिसने भी क्या है 20 क्वेश्चन को 3 घंटे में अगर अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो उसके मार्क्स क्या होंगे, अच्छे आ जाएंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। बाकी आप बताइए वीडियो को आपको कैसा लगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।